गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग कल पढ़ रहे थे अध्याय 6 न्यायपालिका, है ना। यहाँ से यहाँ तक हो चुका था, हम लोग यहाँ पे आए थे। ठीक है, देखो भारतीय न्यायपालिका की एकीकृत न्याय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, राज्यों के उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय जिसमें सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये काम करता है, इसके अंतर्गत ये काम करता है ना। अब इसके अंतर्गत ये सब है। तो पहले इसमें दिए दीवानी न्यायालय में, फिर फौजदारी न्यायालय है, यहाँ पे राजस्व न्यायालय है ना। दीवानी न्यायालय के अंतर्गत है जिला न्यायाधीश है ना। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत अतिरिक्त संयुक्त या सहायक जिला न्यायाधीश है ना। इसके अंतर्गत ये काम करते हैं दीवानी न्यायाधीश, ठीक है। इसके अंतर्गत मुंसिफ मजिस्ट्रेट है। इसके अंतर्गत लघुवाद या खफीफा न्यायालय है ना। इसके अंतर्गत न्याय पंचायत। फिर यहाँ पे फौजदारी न्यायालय में जिला सत्र न्यायाधीश है, इसके अंतर्गत कार्य करते हैं अतिरिक्त संयुक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। फिर इसके अंतर्गत है दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी और न्याय पंचायत। अब इसमें राजस्व न्यायालय में राजस्व परिषद, आयुक्त, जिलाधीश, अतिरिक्त या सहायक जिलाधीश, परगनाधीश, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, ठीक है। राजस्व राज्य के अंतर्गत ये कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखो नियुक्ति संबंधी अर्हताएं, तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित अर्हताएं होना अनिवार्य है ना। नियुक्त होने के लिए उनमें कौन कौन से गुण और कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए वो यहाँ पे बताया गया। तो पहला इसमें है कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, है ना, भारत का वह नागरिक हो। दूसरा वह पारंगत विधिवेत्ता हो, या तीसरा किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 5 वर्ष तक क्या हो, न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। चौथा इसमें दिया कि किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम क्या है 10 वर्ष तक वो क्या हो, अधिवक्ता मतलब होते वकील, ठीक है। पांचवा इसमें दिया उसकी आयु 65 वर्ष से कम हो। अब यहाँ पे दिए न्यायाधीशों की पदावधि, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु कोई न्यूनतम आयु या नियत पदावधि नहीं निश्चित की गई है ना। उसकी कोई न्यूनतम आयु या उसकी पद का निश्चित नहीं किया गया, ठीक है। निम्नलिखित परिस्थितियां घटित होने पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से क्या होता है, मुक्त समझा जाता है। तो पहला इसमें दिया है 65 वर्ष की आयु हो जाने पर, है ना। दूसरा है राष्ट्रपति को प्रेषित लिखित त्यागपत्र पर। तीसरा है कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित सभावेदन जो राष्ट्रपति के समक्ष रखा हो और राष्ट्रपति उसको पद से हटाने का क्या करता है, वहाँ पे आदेश देता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन है ना। हम उनके पद से उसको नहीं हटा सकते, वह बहुत ही कठिन कार्य है। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही उन्हें क्या कर सकते हैं, हम पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामास्वामी को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितता की। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिलने के कारण न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का असफल क्या किया उन्होंने, प्रयास रहा, ठीक है। अब है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अपने पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, है ना। अगर वो छुट्टी पे है तो वो किसी भी न्यायालय में जाकर वकालत नहीं कर सकता। ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि वह
भविष्य में किसी प्रलोभन दिए जाने से विमुख होकर निष्पक्ष न्याय कर सके, है ना, प्रलोभन यानी लालच देकर, ठीक है। वेतन एवं अन्य सुविधाएं, तो अनुच्छेद 125 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। ऐसा उपबंध किए जाने तक उन्हें दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वेतन दिया जाएगा। प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों तथा अनुपस्थिति, छुट्टी व पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाए और अवधारित न होने की स्थिति तक दूसरी सूची में उल्लिखित विशेषाधिकारों, भत्तों व अधिकारों का हकदार होगा। लेकिन किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों, भत्तों, अनुपस्थिति, छुट्टी या पेंशन संबंधी उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, है ना। यहाँ पे वेतन एवं अन्य सुविधाएं जो मिल रही है सरकार की तरफ से। अब इसमें देखो उच्चतम न्यायालय के अधिकार एवं क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। तो उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके निर्णयों और न्यायिक कार्यवाहियाँ साक्ष्य के रूप में किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिन्हें नज़ीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नज़ीर। किसी न्यायालय में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय को अपनी मानहानि के लिए दंडित करने का अधिकार भी प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के पास निम्नलिखित के बीच विवादित विषयों को ही लाया जा सकता है। इसमें पहला दिया है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित वादों को सुनने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पहले इसमें भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच का, है ना, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच का। दूसरा है एक पक्ष भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों तथा दूसरा पक्ष एक या अधिक राज्यों के बीच, या तीसरा दो या अधिक राज्यों के बीच उच्चतम न्यायालय को अधोलिखित अधिकार प्राप्त है। दूसरा इसमें दिए परामर्शी क्षेत्राधिकार। तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधिक प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय की सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर क्या है, वो निर्भर है। इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत के विवाद भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष उसकी राय ज्ञात करने के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनके दायरे में पूर्ववर्ती भारतीय रियासतों से हुई संधियों और समझौतों की व्याख्या आती है। तीसरा इसमें दिया है अपीलीय क्षेत्राधिकार, है ना। तो अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय प्रांतीय उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार रखता है। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय शक्तियों के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं, है ना। तो पहला संवैधानिक, दूसरा दीवानी तथा तीसरा है इसमें फौजदारी। तो संवैधानिक विषयों से संबंध उच्च न्यायालय से किसी भी निर्णय पर, चाहे वह दीवानी मतलब सिविल, फौजदारी क्रिमिनल में से किसी भी उच्च न्यायालयों से किसी भी निर्णय पर, चाहे वह दीवानी कार्यवाही से संबंधित हो, उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है, बशर्ते उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि उस मामले का संबंध संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी वास्तविक विधि भाग से है। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश पर उस समय उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, जबकि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि उस अपील से वस्तुतः कोई विधिक विवाद जुड़ा है। फौजदारी प्रकरणों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के समक्ष उस समय अपील की जा सकती है जब उच्च न्यायालय ने अपील किए जाने पर किसी अभियुक्त की दोष मुक्ति के आदेश को क्या किया, उलट दिया हो और उसको मृत्युदंड दिया हो, या अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को सुनवाई हेतु अपने पास मंगा लिया हो और ऐसी सुनवाई में दोषी व्यक्ति को सजा देकर मृत्युदंड दे दिया हो। स्वयं उच्चतम न्यायालय भारत के भूभाग में स्थित किसी
न्यायालय का प्राधिकरण के निर्णय पर क्या करते हैं, अपील करने की अनुमति प्रदान कर सकता है और संसदीय विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार को क्या कर सकता है, वो बढ़ा सकती है।